वर्ल्ड फेमस द हिमालयाज। ये वो जगहें हैं जो एग्जिस्ट तो हमेशा से करती थी, लेकिन इन्हें एक्सप्लोर कर पाना हम ह्यूमंस के बस में आज तक नहीं है। ह्यूमन वर्ल्ड से दूर एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करता है। यूएस ने एक रशियन कपल को हिमालयन एक्सपेडिशन के लिए स्पॉन्सर किया और उन्हें बोला कि वो ज्ञानगंज को ढूंढे। कहा जाता है कि इन दोनों के इस जर्नी के दौरान सोवियत, ब्रिटिश और अमेरिकन इंटेलिजेंस के लोग भी सीक्रेटली इन्हें फॉलो कर रहे थे। उन्होंने इस कमरे में एक बड़ा सा क्रीचर देखा जिसकी पूरी बॉडी पर बाल ही बाल थे, और उसको देखने के बाद वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे कि उस साधु से मिलने के बाद कुछ तो ऐसा हुआ जिसको वो आज तक भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो साधु इस जगह पर पिछले 400 साल से मेडिटेट कर रहा है। जब हमारी इंडियन आर्मी हिमालय में नेपाल के मकालू बेस कैंप में थी, जहां उन्हें 3.5 फीट के फुटप्रिंट दिखे, और लोकल लोगों को भी हर थोड़े दिन बाद वहां कुछ मिस्टीरियस लाइट्स दिखती थी। हमने बहुत सारी मूवीज, सीरीज, डॉक्यूमेंट्रीज और बुक्स में कुछ ऐसी जगहों के बारे में देखा या पढ़ा होगा जो मिस्ट्री से भरी होती हैं। ये वो जगहें हैं जो एग्जिस्ट तो हमेशा से करती थी, लेकिन इन्हें एक्सप्लोर कर पाना हम ह्यूमंस के बस में आज तक नहीं है। ऐसी ही एक जगह है वर्ल्ड फेमस द हिमालयाज। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में एशिया की हाईएस्ट माउंटेन रेंज, जो सिर्फ इंडिया की ही नहीं बल्कि चाइना, भूटान और नेपाल में भी फैली हुई है, और इसके बारे में हम सभी ने बहुत बार सुना है। पर आज आपको हिमालयाज की कुछ ऐसी बातें सुन के पता चल जाएगा कि हिमालय सिर्फ नाम से ही बड़ा नहीं है, बल्कि इनमें कई सारी ऐसी मिस्ट्रीज हैं जिन्हें सॉल्व करने में शायद अभी भी बहुत साल लग जाएंगे। कुछ ऐसी कहानियां जो हिमालय को सबसे मिस्टीरियस बनाती है, कुछ ऐसे क्रीचर्स जो सिर्फ यहीं पर रहते हैं, और कुछ ऐसी सिटीज जो है तो हिमालय में ही, लेकिन आज तक शायद 1 या 2% लोगों को ही मिल पाई हैं। इस एपिसोड के एंड में आप भी मान जाओगे कि दुनिया में शायद ही इससे बड़ी कोई मिस्ट्री होगी। बर्फ में ढका हुआ हिमालयाज आर्ग्यूएबली दुनिया का सबसे खूबसूरत माउंटेन रेंज है, लेकिन इसके बारे में आज तक भी हम पूरे तरीके से कभी जान ही नहीं पाए, क्योंकि कहा जाता है कि हिमालयाज आज भी लगभग 20% अनएक्सप्लोर्ड है, और इतने बड़े एरिया के अगर आप 20% को भी कंसिडर करते हो तो वो बहुत ज़्यादा होगा। ऐसा कहना गलत होगा कि इस हिस्से को कभी एक्सप्लोर करने का ट्राई ही नहीं किया गया। इनफैक्ट काफ़ी सारे अटेम्प्ट्स किए गए, लेकिन आज तक इस जगह की कई सारी मिस्ट्रीज अनसॉल्व्ड हैं। तो अब ज़रा और गहराई में जाते हैं और एक एक करके बात करते हैं इन मिस्ट्रीज के बारे में। यूएस, जो कि आज तक वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल कंट्रीज में आता है, ये आपको उस हर मिस्टीरियस चीज के आसपास मिलेगा जहां कुछ सीक्रेट्स दबे होते हैं, और ऐसा अभी से नहीं बल्कि 1900 से है। ये बात है 1920s की, जब यूएस ने एक रशियन कपल को हिमालयन एक्सपेडिशन के लिए स्पॉन्सर किया और उन्हें बोला कि वो ज्ञानगंज को ढूंढे। इस कपल का नाम था निकोलस और हेलेना रॉरिक। पर अब ये ज्ञानगंज क्या है? तो ऐसा माना जाता है कि हमारे ह्यूमन वर्ल्ड से दूर एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करता है, जिसमें सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो स्पिरिचुअली अवेयर हो जाते हैं, यानी उतना एनलाइटन हो जाते हैं जिसमें वो इस वर्ल्ड को बिना किसी नुकसान के फील कर पाए। स्पिरिट्स की इस दुनिया को बहुत नामों से जाना जाता है, जैसे कि सिद्ध आश्रम, लैंड ऑफ इमॉर्टल्स, किंगडम ऑफ शंभाला, द हिडन सिविलाइजेशन, शांग्रीला, या मोस्ट पॉपुलरली बोला जाए तो ज्ञानगंज। ये एक ऐसी मिस्टीरियस जगह है जिसमें बुद्धिस्ट, टिबेटन और हिंदूज सभी बिलीव करते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ये आज तक कोई सैटेलाइट भी हिमालयाज में स्पॉट नहीं कर पाई है। निकोलस और हेलेना रॉरिक एक ऐसे जाने माने कपल थे जो हमेशा से हिमालयाज के बारे में रिसर्च करते और उसके बारे में लिखते रहते थे, और जब यूएस गवर्नमेंट को इनके इस इंटरेस्ट के बारे में पता चला तो वो भी इस मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहते थे। तो यूएस का ये ऑफर सुन के ये दोनों भी काफ़ी खुश हुए। इन्होंने ये ऑफर एक्सेप्ट किया और शुरू हुई एक 5 साल की लंबी हिमालयन जर्नी।
कहा जाता है कि इन दोनों के इस जर्नी के दौरान सोवियत, ब्रिटिश और अमेरिकन इंटेलिजेंस के लोग भी सीक्रेटली इन्हें फॉलो कर रहे थे। पर तभी एक रास्ते पर जाकर निकोलस और हेलेना कहीं गायब हो गए और काफी ढूंढने के बाद भी किसी को नहीं मिले। 12 महीनों के बाद सडनली निकोलस और हेलेना वापस आए। निकोलस ने इस ट्रिप के बारे में अपनी डायरी में मेंशन किया था कि उन्हें हिमालयाज की एक रिमोट वैली में एक साधु मिला था जो उन्हें वहां के मंदिर के बैक साइड में लेके गया। वहां पर एक गहरी गुफा थी जिसमें इन तीनों ने एंटर किया। गुफा के काफी अंदर जाने के बाद एक बड़ा सा पत्थर था जिसके पीछे एक रास्ता छुपा था। साधु ने उन्हें बताया कि यह रास्ता ज्ञानगंज की ओर जाता है, लेकिन तुम दोनों अभी वहां जाने के लिए तैयार नहीं हो क्योंकि तुम वहां की दुनिया को झेल नहीं पाओगे। कुछ साल बाद निकोलस और हेलेना ने डिसाइड करा कि वो दोबारा से हिमालयाज में जाना चाहते हैं और 1933 में शुरू हुई उनकी सेकेंड जर्नी। अपने सेकेंड जर्नी में वो हिमालयाज में एक स्पिरिचुअल लीडर से मिलते हैं जो इन दोनों को एक पत्थर का टुकड़ा देता है और बताता है कि ये टुकड़ा चिंतामणि स्टोन का है। चिंतामणि स्टोन दरअसल एक ऐसा स्टोन जिसके बारे में तिब्बतन्स मानते हैं कि वो आदमी जो कि स्पिरिचुअली अवेयर या एनलाइटेंड हो और उसके पास इस स्टोन का कोई छोटा सा हिस्सा भी हो तो वो ज्ञानगंज को फिजिकली एक्सेस कर सकता है। पर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी के लिए भी स्पिरिचुअली अवेयर होना इतना आसान तो बिल्कुल नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानगंज में बहुत सारे मॉन्क्स और साधु काफ़ी सदियों से मेडिटेट कर रहे हैं अपने डिसाइपल्स को ज्ञानगंज का सही रास्ता दिखाने के लिए, ताकि उन्हें भी ये एनलाइटनमेंट मिल पाए। जब मॉन्क्स या साधुस की बात आती है तब भी हिमालय बाकी जगहों से बिल्कुल पीछे नहीं है। 1942 में किंग ऑफ कुमाऊं ने वेस्टर्न कमांड ऑफिसर एलपी फेरल को हिमालयाज में एक पिकनिक के लिए इनवाइट किया था, जिसको एक्सेप्ट करके फेरल अपनी फैमिली के साथ वहां पिकनिक पर गए थे। उस रात को फेरल एक कैंप में ही रुकने वाले थे। फिर रात करीब 3:30 बजे उन्हें एक आवाज़ आती है जो उनसे कहती है कि तुम्हें अपना कैंप यहाँ से हटाना पड़ेगा और अगर तुम मेरी बात को बेहतर समझना चाहते हो तो सामने वाले पहाड़ की तरफ आ जाओ। ये आवाज़ सुन के फेरल काफ़ी कंफ्यूज थे क्योंकि वहाँ उनके लोगों के अलावा और कोई नहीं था, पर फिर भी पता नहीं क्यों वो उठकर उस पहाड़ की तरफ बढ़ने लगे। पहाड़ की तरफ काफ़ी आगे जाने के बाद एक साधु मिलता है जो दिखने में एकदम सिंपल सा था, पर फिर भी उससे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी जो कि किसी डिवाइन इंसान से आती है। 1959 में एलपी फेरल ने अपना ये एक्सपीरियंस एक इंडियन न्यूज़पेपर से शेयर किया और बताया कि उस साधु से मिलने के बाद कुछ तो ऐसा हुआ जिसको वो आज तक भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उन्हें उस साधु से काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन फील हो रहा था। उन्होंने बताया कि जब उस साधु ने अपना हाथ उनके कंधे पर रखा तो एक अलग वेव ऑफ एनर्जी उन्हें अपने पूरी बॉडी में फील हुई, जिससे उन्हें लगा कि उनकी सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स और सारी थकावट जैसे हील हो गई हो। ऐसे ही एक साधु से मुलाकात हुई थी डॉक्टर राधा कृष्णन पिल्लई की, जो कि एक काफ़ी फेमस ऑथर रह चुके हैं। अपने हिमालयन जर्नी में डॉक्टर राधा कृष्णन पिल्लई अपने स्पिरिचुअल मेंटोर के साथ गए थे, जिन्हें एक साधु रास्ते में मिला। साधु और उनके स्पिरिचुअल मेंटोर उनसे थोड़ा दूर जाकर आपस में कुछ बातें करने लगे, जिसके बीच डॉक्टर राधा कृष्णन को उनकी बातों में ये सुनाई दिया कि वो साधु इस जगह पर पिछले 400 साल से मेडिटेट कर रहा है। लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जहाँ पे उनको लाइफ में एक डायरेक्शन मिलता है। सो वो एनर्जीज इज नॉट एट द लेवल दैट वी काउंट इन दिस वर्ल्ड, एक अलग है। और वहाँ पे इतने सारे योगी रहते हैं, मैंने देखा है 400 साल के योगी। मैंने उनके साथ बात की, मतलब ये है क्या इस जगह में। सो अगर आप साइंटिफिक वे में आप जाओगे तो शिव जी एलियन है या नहीं है तो मैंने तो देखा नहीं है, बट मेरे को डेफिनेटली एनर्जीज पता चलते हैं। इट इज़ वेरी वेरी हाई। अब ये बात सुनकर कोई कैसे ना माने कि हिमालय में कई रास्तों के साथ साथ कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से बिल्कुल अलग हैं, बल्कि वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में शायद इतना आगे निकल चुके हैं कि अब उनके लिए एज या टाइम जैसी चीज़ें अफेक्ट ही नहीं करती। ऐसा ही एक एग्जाम्पल अभी मोस्ट रिसेंटली 2015 में भी हुआ था, जो कि काफ़ी फेमसली सबके सामने आया था, जिसमें लामा थपसर नाम के एक मॉन्क ने 7 दिन के लिए हिमालयाज में एक ही जगह और एक ही पोजीशन में मेडिटेट किया था।
उनकी यूज़ की हुई ये मेडिटेशन टेक्निक करीब 10,000 साल पुरानी थी, जिसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे आपकी स्पिरिट आपकी बॉडी को छोड़कर अर्थ के 5 एलिमेंट्स में मिक्स हो जाती है और सीधा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चली जाती है, यानी ज्ञानगंज। उनके इस पोज की मेडिटेशन हर दिन कैमरा में रिकॉर्ड की गई थी, जिनमें ये साफ दिख रहा था कि हर दिन कैसे उनकी बॉडी श्रिंक होती जा रही है और लग रहा है कि वो वहाँ होकर भी वहाँ से गायब होते जा रहे हैं और एंड में उनकी जगह रह गई सिर्फ एक छोटी सी बीम ऑफ लाइट। ये फोटोज आज भी इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। हिमालयाज आज भी 20% अनएक्सप्लोर्ड है और इन्हीं 20% में शायद एक अलग टाइप के क्रीचर्स रहते हैं। इन क्रीचर्स को हम येती या बिगफुट के नाम से भी जानते हैं। बचपन से आज तक काफ़ी लोगों ने येती का नाम ज़रूर सुना होगा। येती यानी कि एक ऐसा क्रीचर जो पूरे तरह से बर्फ से ढका हुआ होता है, दिखने में एक बड़े बंदर या भालू के जैसा, लेकिन चलने में एकदम इंसान के जैसा लगता है। येती के पैर काफ़ी बड़े होते हैं, जिसकी वजह से उनको बिगफुट भी बोला जाता है। उनके इन्हीं बिगफुट से हमें उनके साइज़ का भी आइडिया लगता है। काफ़ी लोग जो कि हिमालयाज़ के आसपास रहते हैं वो येती को देखने का दावा भी करते हैं और सभी येती का डिस्क्रिप्शन सेम ही बताते हैं। फिर चाहे नेपाल हो या भूटान, तिब्बत हो या इंडिया, सभी येती के एग्जिस्टेंस में काफ़ी हद तक बिलीव करते हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग येती का दिखना बैड लक मानते हैं और वहीं कुछ लोग मानते हैं कि येती अच्छे क्रीचर्स होते हैं जो आपको पहाड़ों में सही रास्ता दिखाने में मदद भी करते हैं। योगी श्री मधुकर नाथ जी, जो कि वर्ल्ड फेमस इंडियन योगी, स्पिरिचुअल गाइड, ओरेटर और एजुकेशनिस्ट हैं, जिन्हें हम सब योगी श्री एम के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने खुद अपने ट्रैवलिंग एक्सपीरियंसेस में येती का मेंशन किया है। श्री एम ने बताया कि जब वो अपने स्पिरिचुअल गुरु के साथ हिमालयाज में ट्रैवल कर रहे थे तब उन्होंने एक अलग रास्ते से कैलाश जाने का डिसाइड किया, लेकिन उस रास्ते से जाते समय बीच में ही वो बीमार होने लगे। तो उनके गुरु और उन्होंने डिसाइड किया कि वो रास्ते के गांव में ही रात गुजार लें और सुबह आगे बढ़ने की कोशिश करें। उस रात श्री एम अचानक आधी रात में एक आवाज़ से उठे और उन्होंने जो देखा उसको वो अपनी लाइफ का सबसे अजीब एक्सपीरियंस बताते हैं। उन्होंने इस कमरे में एक बड़ा सा क्रीचर देखा जिसकी पूरी बॉडी पर बाल ही बाल थे और उसको देखने के बाद वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। फिर उस अजीब से दिखने वाले क्रीचर ने उन्हें कुछ हर्ब्स या कोई जड़ी बूटी खिलाई और वो दोबारा से सो गए। उसके कुछ घंटों बाद जब वो सुबह सोकर उठे तो वो बिल्कुल ठीक हो चुके थे। जब उन्होंने ये सारी बात अपने गुरु को बताई तो उन्होंने बोला कि वो पक्का एक येती था, क्योंकि येती अच्छे होते हैं और वो लोगों की मदद भी करते हैं। There was a huge person standing there. With the light of that lantern, I could hardly see much, but I knew that it is a furry kind of person. The first doubt was that it is a bear, but no. 1920 से ही फेमस थी, जिसके बाद 1948 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर एरिक शिप्टन को अपने हिमालयन जर्नी में कुछ हद से ज़्यादा लार्ज फुटप्रिंट्स मिले जो कि माउंट एवरेस्ट के आसपास थे। तभी उन्हें पहली बार येती के फुटप्रिंट्स बोला गया था। इनफैक्ट सबसे रीसेंट केस 2019 में ही हुआ था, जब हमारी इंडियन आर्मी हिमालय में नेपाल के मकालू बेस कैंप में थी, जहां उन्हें 3.5 फीट के फुटप्रिंट दिखे। हमारी इंडियन आर्मी ने इस फुटप्रिंट्स के साथ कुछ फोटोज भी क्लिक करी थी जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल हैं और इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स तक में सबमिट की गई थी। वहां से कुछ दूर तक कम से कम 50 फुटप्रिंट्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे थे और उसके बाद कच्चे रास्तों पर दिखने लगे। येती की कहानियों के साथ और उनकी फुटप्रिंट की फोटोज के अलावा ऑलमोस्ट हाफ सेंचुरी पहले येती की एक फिंगर भी मिली थी जिसको नेपाल से लंदन भेजा गया था। 2011 में इस फिंगर का जब डीएनए टेस्ट कराया गया तो पता लगा कि एक ह्यूमन फिंगर जैसी ही एक फिंगर है, लेकिन इसका साइज ह्यूमन फिंगर से काफ़ी बड़ा है। ठीक ऐसे ही 2013 में कुछ हेयर सैंपल्स का डीएनए टेस्ट भी किया गया बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जेनेटिक्स प्रोफेसर ब्रायन साइक्स, जिन्होंने टेस्ट के बाद बताया कि ये एक एंशिएंट पोलर बेयर से मैच करता है जो कि काफ़ी पहले ही एक्सटिंक्ट हो गए थे। इन सभी टेस्ट की बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन 2 में से एक ही लग रही थी, या तो ये कोई ऐसे क्रीचर थे जो कि पोलर बेयर और ब्राउन बेयर के हाइब्रिड थे, और या फिर ये सही में येती के थे और वो आज भी बर्फ़ के इन पहाड़ों में रहते हैं, हमारी इस दुनिया से काफ़ी दूर।
मिस्टीरियस शहर से भी ज़्यादा मिस्टीरियस है हिमालयाज़ के पहाड़, जैसे गंगर पंसुम हिल। ये हिल वैसे तो पड़ता है चाइना और भूटान के बॉर्डर पर, लेकिन हाईएस्ट अनक्लाइम माउंटेन्स में इसका नाम भी बहुत फेमस है। ये हिल जिसको प्योरेस्ट माउंटेन भी बोला जाता है, यहाँ एलियन और यूएफओ साइटिंग्स की कहानियाँ बहुत फेमस हैं। पहले 1994 में भूटान गवर्नमेंट ने 6000 मीटर से ऊपर की किसी भी पहाड़ को क्लाइम करने पर बैन कर दिया था, और फिर 2004 में माउंटेनियरिंग को इस एरिया में पूरे तरीके से बैन कर दिया गया था। वहाँ रहने वाले लोग इस बात से काफ़ी खुश थे, क्योंकि उनका मानना था कि इस पहाड़ पर किसी का भी ना चढ़ पाना इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ था कि वहाँ खुद भगवान रहते हैं।